नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय डॉक्टर ज़ीशानुद्दीन। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रोमांचक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा इसके अंदर। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है आज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे कोई टीचर हो या फिर इसके अलावा पेरेंट्स हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवीन शिक्षा नीति 2020 हमारे पास लागू होने वाला है। ये पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है, पूरी तरह संविधान में संसद में जा चुकी है, पास हो चुकी है। ये कब तक लागू होती है देखते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है, हर एक पहलू पे नजर डालेंगे आपके लिए। ये लेकर आए टॉपिक आज का, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदुस्तान टाइम्स का आज का आर्टिकल है, बोलता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट्स दे रहा है स्कूल एंड हायर एजुकेशन टू सी मेजर चेंजेस। मतलब स्कूल में और जो उच्च शिक्षा स्तर अगर हम देखते हैं, हम अब ग्रहण करते हैं, जहाँ से हम लोग सब गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत व्यापक परिवर्तन होने वाला है इसके अंदर। ये बात करना हमारा अखबार बोलता है, आज ही का आर्टिकल है ये। आगे देखते हैं। ये हमारे पास टाइम है एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है इस टाइम? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल 61 ईयर्स के हैं, 61 साल के हैं। ये सांसद हैं, ठीक है। ये क्या है? एमपी हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा के, और बीजेपी से एमपी हैं, सांसद हैं, और इस टाइम शिक्षा मंत्री भी है हमारे। अब देखिए, इससे पहले की फैक्ट, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया के अंदर, शिक्षा नीति है, ये 34 साल बाद आई है। कितने साल बाद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 34 साल बाद। अब देखो, ये हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन से नंबर की? थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी उस टाइम? हमारे देश की प्रधानमंत्री थी 1968 के अंदर। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, 1986 में, ठीक है। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, यहाँ पर। और हमारे देश में, और तीसरी ये एजुकेशन पॉलिसी कौन सी आई है? 2020 के अंदर आई है। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं यहाँ पर। तो मैंने बताया कि अगर पूछे आपसे कि जो वर्तमान में शिक्षा नीति आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई, कितने साल बाद आई है? 34 साल बाद आई है। 1986 के बाद अब आई है 34 साल बाद 2020 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा 1986 के बाद 1992 में, 1992 में इसमें छोटा मोटा एक परिवर्तन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था उसको, पर उसका जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो 1986 वाला ही था, इसलिए हम 1986 को ही मानते हैं यहाँ पर। तो तीसरे नंबर पे एजुकेशन पॉलिसी आज हमारे पास ये है। अब देखो, इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है पहले समझते हैं। सबसे पहले 1968 की बात करते हैं। 1968 में सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको जो सिफारिश की थी वो कोठारी कमीशन ने की थी। किसने की थी? कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने सबसे पहले एक सिफारिश की थी। ये बोला था, भैया आपके पास जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, ठीक है, उस शिक्षा नीति में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारे देश की शिक्षा का जो स्तर है वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है, उसमें व्यापक परिवर्तन चाहिए। और हमारे देश में जितनी भी जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जीडीपी, जितनी जीडीपी आती है हमारे कंट्री की, उसका जीडीपी का 6% आप लोग इसकी शिक्षा में स्तर पे दोगे। मतलब जीडीपी मान लें, 100% जीडीपी मान लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी हमारी 5% है, 6% है, उस 6% को 100% मान लो, उसका 6%, ठीक है, 6% हमारी कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में हमें देना ही देना है सरकार को, ठीक है। ये इनका कहना था। कब? कोठारी कमीशन का रिपोर्ट बनाई थी 1964 से लेके 66, 64 से लेके 66 तक कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिश दी। और पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज़ादी के बाद 1968 में आई हमारे पास, इंदिरा गांधी के समय में। पर उस टाइम इतना कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम जो एजुकेशन पॉलिसी में जो जीडीपी का 2.7% लगभग इंक्लूड किया गया था, जो कि 6% दिया था, इतना नहीं हो पाया, ठीक है। फिर राजीव गांधी के समय आया, फिर लगभग 3.5% हो गया, ठीक है, 3.5% राजीव गांधी के समय हो गया यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ एजुकेशन के अंदर हमारे जीडीपी का मोदी सरकार में, अगर आज से पहले बात करते हैं, मोदी सरकार को 6 साल हो गए, ठीक है। इन 6 सालों के अंदर जो मोदी सरकार की तरफ से एजुकेशन पॉलिसी में जो पैसा खर्च किया गया, निवेश किया गया, जो वर्तमान में चल रहा है, वो भी 2.7% ही है जो जीडीपी का जा रहा है एजुकेशन में। इसका मतलब हमारा स्तर बहुत ज़्यादा खराब है एजुकेशन में। दुर्भाग्यवश हम एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च कर सकते। यहाँ इंडिया में अभी तक खर्चा नहीं गया पैसा। और कंट्री की बात करते हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं, लाइक आपने नाम सुना होगा जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे, ठीक है, 6% एजुकेशन में पॉलिसी पे देता है।
फिनलैंड 6% एजुकेशन, जीडीपी का 6% एजुकेशन में देता है। ठीक है, आपने चाइना 4% एजुकेशन में दे रहा है पिछले 7 साल से लगातार। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान 5% एजुकेशन जीडीपी का दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश 5.5% बांग्लादेश दे रहा है एजुकेशन का। मतलब हमारा एजुकेशन पे खर्च करने का स्तर बहुत सी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि हम उस पर पैसा नहीं खर्चते। एक कहावत है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले हमने क्या देखा कि कितने साल बाद एजुकेशन पॉलिसी आई, 34 साल बाद। कौन सा नंबर की है, तीसरे नंबर की। उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे। पहली एजुकेशन पॉलिसी किसकी सिफारिश पे रखी गई थी, कोठारी कमीशन की सिफारिश पे रखी गई थी। और अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, कस्तूरी रंगन, आगे बात करेंगे, जस्टिस हैं, उनकी सिफारिश पे रखी गई। फॉर्मर इसरो के चीफ हैं, इसरो के डायरेक्टर रह चुके हैं। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट तो समझ में आया। दूसरा ये बोला गया है इस बार कि हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। दूसरा पॉइंट समझना, हमारी जो जीडीपी आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 6% आपका इस पे एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। जो पब्लिक स्पेंडिंग, जो सरकारी व्यय है, उसमें से 6% स्पेंड करेंगे एजुकेशन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसके ऊपर। ठीक है, तीसरी कंडीशन, आज से पहले हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एचआरडी। अब उसका नाम बदलकर एचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय, इसको बदलकर हमने नाम रखा अब कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अब किस नाम से जानेंगे, रीनेम क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आया आपको। पहला पॉइंट, कितने साल बाद पॉलिसी आई, कौन से नंबर की पॉलिसी आई, कौन कौन प्रधानमंत्री था, पहली पॉलिसी किसकी सिफारिश पे लागू हुई। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरी पॉलिसी, आगे बात करें किसकी सिफारिश पे आई थी, आगे बात करते हैं। उसके अलावा हमारे जीडीपी का कितना % एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का नाम बदल कर रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा रख दिया गया इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है कि भारत को दुनिया के समस्त देशों के समान शिक्षा के स्तर पे बराबर लाके खड़ा करना। क्योंकि आज हम बात करते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, फिनलैंड नाम की कंट्री यूरोप की है। फिनलैंड, मानता हूँ फिनलैंड की जनसंख्या भारत के हिसाब से बहुत कम है। भारत की हमारे पास कुछ शहरों की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे देश की होगी फिनलैंड की। फिनलैंड अपने एजुकेशन सिस्टम पे 6% जीडीपी का खर्च करता है। ठीक है, अब सवाल आता है, बेसिक बैकग्राउंड जानते हैं। एक्चुअल में इसका कहना है फिनलैंड का, और इंग्लैंड का कहना है, और कंट्रीज बहुत सारे, अमेरिका का कहना है, हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी। ठीक है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी हाईटेक बने हुए हैं पूरे। ठीक है, हमें जो 6% खर्च करना है वो कहाँ करना है, हमें वहाँ करना है 6% टीचर्स की सैलरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अपनी पॉलिसी को सुधारने के लिए, ठीक है, और खर्चे, हल्के फुल्के खर्चे मेंटेन करने के लिए वहाँ 6%। पर उनके कंपैरेटिवली भारत में कई स्कूल ऐसे हैं, गांव में साइड जाओगे वो स्कूल दिखते ही नहीं है, छत गिरी हुई है। ठीक है, क्लास टूटी फूटी है, पेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें इंफ्रा खर्च करना होगा, तो उसका मतलब हमारे पास वास्ट पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। पहले चीज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, इंडिया के इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का, गाँव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन सबका, आंगनबाड़ी का। उसके बाद फिर टीचर की सैलरी, इंप्लीमेंटेशन, नई स्कीम, नई योजना उसमें लागू होगी, तो हमें और ज्यादा पैसा चाहिए होगा इस पॉलिसी को उनकी कंपैरेटिवली खर्च करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। अभी हमारा जो 2020 का जो पैनल है वो 2018 में ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था कब, 2018 में। किसके द्वारा, इसरो के एक चीफ रह चुके हैं, इसरो के चीफ रह चुके हैं, मतलब कौन, कस्तूरी रंजन। ठीक है, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, मतलब इसरो के चीफ रह चुके हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्या है, वेटरन पर्सनैलिटी हैं, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत प्राइजेस जीते हैं इन्होंने। क्या नाम है आपके पास, क्या नाम है, इग्नू यूजीसी से बहुत अवार्ड जीते हैं इन्होंने। इसको ड्राफ्ट किया था, इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया था पहली बार कब, 2018 के अंदर। 2019 में लोकसभा के चुनाव से मोदी जी जीते। ठीक है, 2019 में, जब यहाँ 2019 में लोकसभा के चुनाव होने के बाद इस एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा हुई। ठीक है, फीडबैक दिया लोगों ने आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद फीडबैक मिला लोगों का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखते हैं, चलिए इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। आगे देखेंगे। देखिए ये हमारे पास कस्तूरी रंजन है यहाँ पर,
ये आप ये देखिए, बच्चों के लिए शिक्षा अब बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, टीचर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले इस एजुकेशन पॉलिसी का टीचर्स पे क्या फर्क पड़ा है, स्कूल टीचर्स पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स पे, उन सबकी बात करेंगे। आज हम यहाँ पर भाई टीचर की बात करते हैं। दुनिया के सारे प्रोफेशन, जितने भी हमारे व्यवसाय है, प्रोफेशन है, सब टीचर से ही निकले हैं। कोई डॉक्टर है वो भी टीचर से पढ़ा होगा कहीं कभी ना कभी, ठीक है। इंजीनियर है, टीचर, खुद टीचर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई भी हो, दुनिया के सारे प्रोफेशन कहाँ से निकले हैं, टीचर से। तो टीचर एक बहुत ही सम्मानीय पोस्ट होता है, ठीक है। इधर देखते हैं हम, वर्तमान में टीचर्स की जो रेपुटेशन है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, ठीक है। पहले जमाने के टीचर्स और आज के टीचर्स में बहुत फर्क और बच्चों में बहुत फर्क है, ठीक है। पहले क्या था, बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक है। अब वो चीज़, जितना वो लेवल था वो लेवल रहा नहीं है। अब वर्तमान के अंदर वो चीज़ लेवल रहा नहीं है, ये अपने साथ का ही मानते हैं बच्चे आजकल टीचर्स को, ये फैक्ट है, ठीक है। कड़वी बात है पर सच्चाई बात यही है। अब यहाँ पर टीचर्स को, अगर मुझे टीचर बनना है जैसे, तो प्रोफेशनलिज्म में जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, बीएड करूँगा। बात समझ ना, मैं टीचर बनने के लिए क्या करूँगा, बीएड करूँगा, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। पहले क्या होता था, बीएड, पहले बीएड 2012 की बात करता हूँ भाई, 1 साल का बीएड था, 1 ईयर का बीएड था, ठीक है। उसके बाद बीएड हो गया, 2 साल का बीएड हो गया, अब चल रहा है 2 साल का। इन्होंने बोला टीचर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 4 साल का होगा, आगे जाके बीएड कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का बीएड हो जाएगा, क्योंकि उस 4 साल में, और ये कब तक संभावना है, 2030 तक टीचिंग फील्ड में टीचर बनने के लिए बीएड 4 साल का हो जाएगा। 4 साल बाद फिर आपको टेट का एग्जाम, यूपी में हो तो टेट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। आज टेट का एग्जाम का लेवल बहुत इजी आता है, पर उस टाइम टेट का एग्जाम का लेवल होगा मॉडरेट, होगा टफ होगा। मतलब पहले आज हम बात करते हैं, ठीक, यहाँ पर टीचर्स के लिए टेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट होता है या सी टेट होता है, पेपर स्लाइटली इजी आता है, कोई एक लेवल का बच्चा कर सकता है, ठीक है। पर उस टाइम क्या होगा, ये सब के लिए होगा टैट, सारे लेवल के लिए होगा, ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए होगा टैट, ये वाला तो मॉडरेट लेवल कर देंगे इसका। तो देखिए टेंशन मत लेना, ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए मॉडरेट होगा। कंपटीशन वहां पर होगा दूसरी जगह, प्लस टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग दी, एजुकेशन मेथड समझाया जाएगा, एजुकेशन मेथड के अंदर इनकी पेडागोजी स्ट्रिक्ट की जाएगी। टीचर्स के लिए 2 इम्पैक्ट पड़े 2030 तक। यहाँ पर क्या हुआ कि टीचर का जो बीएड होगा वो 4 साल का टीचिंग का बीएड हो जाएगा। टैट को और मॉडरेट कर देंगे, लेवल टफ कर देंगे टैट के एग्जामिनेशन का। आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन, भाई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी कहानी मैं आपको चार्ट समझाता हूँ, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ, देखिए देखिए पहले क्या था, हमारे पास स्कूल में जो हमने भी एजुकेशन को अपनी अचीव की, 10+2 सभी ने करा होगा, 12th, ठीक है, 10+2। पहले क्या था, बच्चा यहाँ पर 3 साल से लेके 6 साल, मैं आज की बात कर रहा, आज भी यही है, 3 से 6 साल तक प्री प्राइमरी स्कूल था, मतलब एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये साल 3, 4, 5। अब 6 साल से लेके 16 साल तक बच्चा करेगा 10th, ठीक है, 10 साल हो गए 10th क्लास, और 16 साल से 18 साल तक बच्चा करेगा 12th, ठीक है, 2 ईयर्स का ही हो गया। 10th क्लास, 10th यहाँ हो गई और 12th यहाँ पर हो गई, तो बच्चा 12th करेगा। पर अब 10+2 के फॉर्मेट को कैंसिल करा जा रहा है, खत्म करा जा रहा है। 10+2 के फॉर्मेट की जगह एक नया फॉर्मेट लेके आया जा रहा है, 5+3+3+4। बात समझ ना, पहले क्या था 10+2, भाई 10+2 करूंगा 12 होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 5+3+3+4 हो गया। अब हो जाएगा आगे, अब देखिए जोड़ेंगे इसको, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 4 15, तो 15 हो गए, और ये 12 थे। क्या बच्चों को 15 साल पढ़ना पड़ेगा 12th करने के लिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा 15 साल। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताता हूँ। अब होगा क्या, क्योंकि ये फॉर्मेट अभी तक हमारा चल रहा है, कौन सा, 10+2 का आज तक चल रहा है। आगे से हो जाएगा 5+3+3+4। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपने 3 साल तक के बच्चे का एडमिशन कराया स्कूल में, ठीक है, 3 साल का बच्चा आपका स्कूल में एडमिट होता है यहाँ पर, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे वाले में स्लैब में जो आगे होने वाला है, ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो होगा स्कूल का, देखिए सबके लिए, पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एज के हैं उनको उनके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझेंगे यहाँ। अब बात समझो, यहाँ पर 3 साल की बात करता हूँ, 3 ईयर्स की, ठीक है। 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिट होगा। अब पहला स्टेप आता है हमारा 5 देखते हैं यहाँ पर, देखिए 3 से 5 हो गए, 8 साल हो गए, देखिए 3 और इसमें 5 जोड़ दूंगा, 5 3 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 साल तक। अब ये 8 साल तक के लिए
अब बच्चे को इस 8 साल तक के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चा स्कूल में जाएगा। 8 साल की एज तक बच्चा स्कूल जाएगा पर बिना बुक्स के, बिना कॉपीज के। बुक और कॉपी कुछ भी नहीं ले जाएगा। वहाँ बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराएंगे, इन्वॉल्व रखेंगे एक्टिविटीज़ के अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, बच्चे का कोई भी एग्जाम भी नहीं होगा। मतलब 8 साल की उम्र तक बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा। भाई एग्जाम नहीं होगा तो पास फेल होने की टेंशन नहीं है। बच्चे का सिर्फ मानसिक विकास करेंगे यहाँ पर कि बच्चा मेंटली डेवलप हो सके। क्योंकि जब बच्चा कहते हैं कोरे कागज की तरह होता है, इस पे जैसा लिख दोगे कागज पे बच्चा वैसे ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब बच्चे का जब विकास हो गया पक्का 8 साल तक, 8 साल के बाद जब बच्चा 8 से 11 साल की एज में एंटर करेगा तो थर्ड क्लास में आएगा। 8 साल में किस में आएगा, थर्ड। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास तक इसको बैग भी ले जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल बिना बैग्स के जाएगा, ना कोई बुक्स चाहिए, इनका मेंटल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद अब 8 से 11 साल में बच्चा थर्ड से फिफ्थ क्लास में आएगा। भाई तीसरी से पांचवी क्लास के बीच में आएगा। यहाँ इस बच्चे को अब चाहिए बुक्स। तीसरी क्लास से थर्ड क्लास से बच्चा अपनी बुक्स लेकर जाएगा और यहाँ पर एग्जाम भी होंगे इसके, ठीक है, बच्चे के एग्जाम भी होंगे। और याद रखना यहाँ पर फिफ्थ क्लास तक की बात करता हूँ, यहाँ तक बच्चे को ये फोर्स नहीं किया जाएगा बेटा इंग्लिश पढ़ो, बेटा मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, कुछ नहीं फोर्स किया जाएगा इस बच्चे को। इसको इसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। मदर टंग होती है मातृभाषा, इसको फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ इस बच्चे से बोलेंगे कि तेरी जो मदर टंग है, जहाँ का रहने वाला है, आप उस लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है। अब वो अलग बात है इस समय के अंदर कि टीचर्स बच्चे को क्या नाम है, जो भी हल्का हल्का इंग्लिश भी सिखाएं या कुछ भी अगर इनकलकेट करते हैं, टीच करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी ग्रैब कर लेता है। तो इसमें विकास के मानसिक विकास बहुत जल्दी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 साल, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे के मदर टंग में इसको पढ़ाएं, मातृभाषा का यूज़ करें। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमारे पास दुनिया में इंग्लिश बहुत स्पीड से बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। हम अपनी मातृभाषा जो भी हमारी गढ़वाली है, मैथिली है, संथाली है, जो भी मातृभाषा है, उस भाषा के अलावा अंग्रेजी भी लेकर आओ। विवाद है, आगे कुछ चेंज होता है तो आगे आपको बता दूंगा। अब देखिए अभी तो हाल फिलहाल ये बोला है कि बच्चा फिफ्थ क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़े, मदर टंग में पढ़े, और कोई लैंग्वेज पढ़ सकता है तो पढ़े, ठीक है, जरूरी नहीं है, पर अगर उसकी इच्छा है तो पढ़े यहाँ पर। तो ये बात बोली गई है फिफ्थ क्लास तक। पर बुक्स एग्जाम जो होंगे वो कब होंगे, वो थर्ड क्लास से एग्जाम होना स्टार्ट होंगे। बुक्स थर्ड क्लास से ले जाएगा। पर याद रखना जो सिलेबस बुक्स होती हैं उसमें बुक्स पे कम ध्यान देते हुए, टॉपिक्स चैप्टर्स पे कम ध्यान देते हुए बच्चे को प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा कराएंगे। मानसिक डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराई जाएंगी इसके अंदर भी। उसके बाद फिर आता है, देखिए मैंने बताया पहले 5 साल का गैप आ गया, 5 ये वाला हो गया, फिर 3, 5 3, और देखिए यहाँ देखते हैं 5 हो गया और 3 हो गया। अब अगला 3 आएगा। अगला 3 में 11 से 14 साल तक का बच्चा होगा। देखिए यहाँ बात करते हैं, देखिए ये बच्चा 11 से 14 साल का होगा। इसमें बच्चा 6 से 8 में जाएगा। देखिए 6 to 8 में जाएगा। यहाँ पर बच्चा 11 साल से थर्ड स्टेज के अंदर आ गया। यहाँ पर बच्चा इसके अंदर उसको साइंस भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, आर्ट्स भी पढ़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ेगा। और एक नया टॉपिक जुड़ने वाला है यहाँ पर, एथिक्स, ठीक है। एथिक्स मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरालिटी है, ये चीज़ और जुड़ जाएगी। यहाँ एथिक्स का टॉपिक नया जुड़ रहा है यहाँ पर। और बच्चे को ह्यूमैनिटीज़ में, इंसानियत में क्या है कि जैसे हम बात करते हैं आजकल इंसान में इंसानियत नहीं रह गई, ठीक है। छोटे बच्चा जो परिवार में देखता है वही सीखता है। अगर कोई बुजुर्ग जा रहा है, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते, रोड क्रॉस नहीं कराते, बच्चों को बचपन में सिखाते हैं स्कूल के अंदर, पर आजकल वो चीज़ जाती आ रही है, ठीक है। वो सब सिखाएंगे, बुजुर्गों के साथ ट्रीट कैसे करना है, पेड़ पौधे एनवायरनमेंट के साथ ट्रीट कैसे करना है, पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं, पेड़ों का फायदा क्या है, हमें किसका सम्मान करना है, कैसे करना है, ठीक है, बड़ा कौन छोटा कौन, सारी चीज़ें एथिक्स ह्यूमैनिटीज़ में समझाई जाएंगी इंसानियत में। जैसे जिस टाइम हम पढ़ा करते थे, ठीक है, उस टाइम के था हमारे पास एक पीरियड था SUPW, स्कूल में हुआ करता था, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है, उस टाइम था। अब तो शायद स्कूल्स में खत्म कर दिया गया वो टॉपिक भी, ठीक है। तो मतलब वो टॉपिक्स भी इसमें आएगा एथिक्स के अंदर। तो बच्चे को यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ 11 से 14 साल में बच्चे का विकास करेंगे। एक और चीज़, बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, महीने में 10 दिन बैग लेकर नहीं जाएगा। बात समझना, यहाँ बच्चा जो अगर 11 से 14 साल तक का बच्चा है, महीने में 10 दिन बैग लेकर नहीं जाएगा, उसको आर्टिशियन से क्लास दिलवाई जाएगी, आर्टिशियन से,
ठीक है। आर्टिशन जानते हो? चलिए, नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिशन होता है दस्तकार, जो हाथ का दस्तकार होता है, जैसे प्लम्बर। प्लम्बर जाना, नल सही करने वाला, नल। प्लम्बर हो गया कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर फर्नीचर बनाने वाला, ठीक है। मतलब इन लोगों को बुलाया जाएगा, बच्चों को उसकी नॉलेज भी दिलवाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बेलदारी करेगा आगे जाके, ठीक है। बच्चे को इनिशियल नॉलेज होना चाहिए। तो 10 दिन की क्लास इनका मानसिक रूप से विकास वहां भी करेंगे। मतलब अगर बच्चा 12th तक पास कर गया, 12th क्लास भी पास कर गया, तो उसके बाद इसको बहुत सारी नॉलेज होगी कि कारपेंटर की नॉलेज होगी, प्लम्बर की नॉलेज होगी, नल का बिजली का काम आता होगा, नल का काम आता होगा, फर्नीचर बनाने का काम आता होगा, बहुत सारे काम उसको आते होंगे। तो महीने में 10 दिन तक इस बच्चे को बिना बैग लेके इसकी यही पढ़ाई होगी। इसके अंदर इसको ये वाला काम सिखाया जाएगा, उसके नंबर्स भी जुड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पर एक फीडबैक आ रहा है। उसके बाद फिर आप, उसके बाद जब 4th स्टेज आता है, ये वाला कौन सा वाला, देखिए हमने देख लिया। और 4th मतलब 4 साल का, ये 9th 10th 11th 12th, ये वाला जो 4th स्टेज है, सेकेंड स्टेज, ये कौन सा है? 9th 10th 11th 12th वाला है, 9 से लेके 12th वाला। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्चुअल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होती है। मतलब इस टॉपिक के अंदर जो 4 साल होंगे, 9 10 11 12, इसका मतलब क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्योंकि बच्चे इसमें आके क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। जैसे हमारे टाइम में मैंने आईएससी बोर्ड से क्वालिफाई किया था, 9 10 11 12 आईएससी और आईसीएसई बोर्ड से। उस टाइम क्या था, जब मैं 9th क्लास में आया था, अप्रॉक्स सन 2000 की बात होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्लास में जब मैं आया था, से 20 साल पहले, तो उस टाइम क्या था हमारे साथ, हमें एक ऑप्शन दिया था कि आपको कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए। आर्ट्स आईएससी बोर्ड में नहीं हुई थी हमारे पास, ठीक है, साइंस या कॉमर्स, ठीक है। अब बात समझते हैं। एग्जाम्पल, मेरी उस टाइम के नाम, जब 8th क्लास तक की बात करते हैं, मेरी बायो बहुत स्ट्रांग थी, मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी, और 8th क्लास में 90+ मार्क्स थे बायो के अंदर, ठीक है। प्लस फादर का बिजनेस था, पापा ने क्या बोला कि कॉमर्स ले, ठीक है। यहाँ पर पापा ने ज़बरदस्ती करके मेरे को कॉमर्स दिलवाई यहाँ पर, ठीक है। 9th क्लास से तो 9 to 12 कॉमर्स चला मेरा। अब पास महीना मेरा बायो में इंटरेस्ट था। इसका मतलब मेरा मूड कहाँ था जाने का, मेरा मूड था पीसीबी में, ठीक है। मेरा मन क्या था, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये टॉपिक। बट मुझे उसके अंदर बायो में इंटरेस्ट तो था, फिजिक्स एवरेज थी, ठीक है, पर केमिस्ट्री बिल्कुल डब्बा थी, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है, मुझे ये ऑप्शन मेरा सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ एक टॉपिक का मैं सोचता कि कॉमर्स या बायो ले लूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस समय। पर जो बच्चे आज की जनरेशन के हैं, उनके लिए पॉसिबल हो गया ये चीज़ें। अब ये बोला गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ के अंदर, कि अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लो। अगर मैं कॉमर्स का हूँ तो कॉमर्स के साथ मैं बायो भी ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। इसके अलावा और आपके 9 10 11 12 में एक नया टॉपिक जुड़ा, फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए जुड़ गया है यहाँ पर। मतलब किसी बच्चे को अपने टॉपिक के साथ स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, रशियन, कोई भाषा करनी है, लैंग्वेज करनी है, वो लैंग्वेज भी कर सकता है। ये तो स्टूडेंट का फायदा हुआ। प्लस सबसे बड़ी चीज़, स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड बन के स्कूल से निकलेगा। दूसरी कंडीशन, टीचर्स की एम्पल अमाउंट में भर्ती होगी, ज़रूरत से ज़्यादा टीचर्स भर्ती होंगे, नए नए फॉरेन लैंग्वेज के रास्ते खुलेंगे टीचर्स के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पर हाई टेक टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को यहाँ पर रखा जाएगा। तो मतलब बच्चों का बेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आगे जाके हमारे देश के बच्चे कहीं किसी से कम नहीं रहेंगे। अब इसे इंडिया का जो नवयुवक है, जो बाहर नौकरी की जुगाड़ में भटकता है, ठीक है, अब उसको बाहर जाने की शायद में भी जरूरत ना हो फ्यूचर के अंदर। उसको सब चीज़ अपने कंट्री के अंदर प्रोवाइड हो जाए, जो सैलरी पैकेज वो चाहता है। इससे लगता है कि हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा उजागरित होने वाला है, बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, आज की जनरेशन है, ठीक है, आज की जनरेशन ही कल की युवा पीढ़ी बनेगी, और वो कल की युवा पीढ़ी हमारे देश को संभालेगी। हमारा देश एक सख्त हाथों में आएगा, ऐसे सत्ता हाथों में आएगा कि वो अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। आगे समझ में आया आपको सब चीज़ें? तो आपका ये, आप कमेंट करके बताइए ये पॉलिसी कैसी है, 5+3+3+4 कैसी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर काश मैं 2017-18 में पैदा होता तो ये भी चीज़ मुझे पढ़ने का मौका मिलता। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी चीज़ हमारे टाइम में होती तो आज हम मल्टी टैलेंटेड और होते, हमारे पास फॉरेन लैंग्वेजेस हमें आ रही होती हैं, ठीक है, हमें दस्तकार काम आता, सारा का सारा ये वाला काम आ रहा होता कि कारपेंटर कैसे काम करता है, आर्टिशियन क्या होता है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ठीक है, सब चीज़ टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो यहाँ पर एग्जाम की टेंशन नहीं होती, बर्डन नहीं होता, बच्चे सुसाइड नहीं करते, क्योंकि आज हमारे भारत को कहते हैं सुसाइडल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया को कहते हैं विश्व की आत्महत्या की राजधानी है भारत, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या कहाँ होती है, भारत के अंदर होती है। कैसे होती है आत्महत्या? कोई पढ़ाई के डिप्रेशन में कोटा,
आईआईटी के लिए फेमस है। बच्चा एग्जाम का प्रेशर फेस नहीं कर पाता, सुसाइड करता है। ठीक है, कुछ पढ़ाई के लिए सुसाइड करते हैं, कुछ पैसे की तंगी से आके सुसाइड करते हैं, कुछ लोग सुसाइड किस लिए करते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, दिल टूटता है तो सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड करने के बहुत सारे बहाने और तरीके हैं भारतीयों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भारत को दुनिया का आत्महत्या की राजधानी कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि सुसाइड के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चे को सब चीजें बचपन में ही बेस क्लियर कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इंसानियत क्या होती है, इंसान को जीने का तरीका क्या है, कैसे रहने सहन का तरीका है, कैसे रहना चाहिए। ठीक है, सब कुछ पता चलेगा इसके अंदर। अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ अगर इसमें रह गया है तो देखते हैं। देखिए स्कूल एजुकेशन ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 6 साल, वही 2025 तक स्टार्ट होने की संभावना है। दूसरी बात ये बोलता है कि 2030 तक ये है कि यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं सेकेंडरी लेवल तक, ये 100% रिकॉर्ड देंगे, रिस्पॉन्स 100% आएगा। ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब मैंने बताया आपको भाई 3rd क्लास तक तो कोई एग्जाम ही नहीं होगा, बुक्स ही नहीं है, एग्जाम नहीं होगा 3rd से। अब 3rd से लेके 5th तक दूसरा स्टेज है, यहाँ एग्जाम ईजी होगा। ठीक है, और एग्जाम में ईजी तो होगा पर यहाँ पर किताबों का रटा हुआ ज्ञान नहीं पूछेंगे, थोड़ा कहना है प्रैक्टिकल चीजें पूछेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, उसके अलावा 6 क्लास से क्या नाम है, ये लोग क्या करेंगे 6 से लेके 8 तक, मैंने अभी बताया 6 से लेके 8 तक ये लोग वोकेशनल स्टडीज स्टार्ट करा देंगे। कोडिंग, वोकेशनल स्टडीज मैंने बताया, कारपेंटर को, प्लम्बर को, मतलब कहता है फर्नीचर बनाने वाले को, नल वाले को, बिजली वाले को, उनको बुला के वोकेशनल क्लासेस दिलवाई जाएंगे आपको स्कूल के अंदर ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और बच्चे की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, ठीक है, उसको आप क्या नाम है मीडियम का इंस्ट्रक्शन है, क्लास 5th तक कोई फोर्स नहीं करेगा, 5वीं क्लास तक उसको मातृभाषा बदलने के लिए वो जैसे चाहे वैसे चल सकता है। दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे इसी के बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ा हो या प्री स्कूल में पढ़ा है, प्री प्राइमरी में पढ़ा हो इंग्लिश मीडियम में, तो बात एक ही है, उसको एक ही काउंट करेंगे वहां पर। ठीक, 2025 से लिटरल न्यूमेरेसी काउंट होगी। बोर्ड एग्जाम इजी हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम इजी हो जाएंगे और दोबारा डिजाइन किए गए बोर्ड के एग्जाम वो टेस्ट के बिहाफ पे। और इसके अंदर अगर वो बच्चा फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि साल बर्बाद हो गया, साल में दोबारा एग्जाम अपनी क्या कहते हैं आपके स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड में कि दोबारा री दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम दोबारा री भी दे सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या नाम है, ये क्या नाम है किसके लिए, सरकारी और प्राइवेट स्कूल सबके लिए ये योग्यता लागू होगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी के लिए है, ये प्राइवेट के लिए, सरकारी दोनों के लिए है। अब यहाँ जो बच्चा हायर स्टडीज करते हैं 12th क्लास के आगे जाते हैं, उनका क्या होगा। आज आप करते हो बीकॉम बीएससी, आज आपने करा भैया मैंने बीकॉम करा, बैचलर ऑफ कॉमर्स करा, बीकॉम। ठीक है, कोई बच्चे बीएससी करता है, बैचलर इन साइंस, और कोई बच्चा करता है बीटेक करता है, वो जो 4 साल का होता है, या हम बात करते हैं बीए करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब पहले जब हम करते थे और आज भी की बात करते हैं, ये 3 साल का होता है, कितने साल का होता है, 3 इयर्स का होता है। आगे जाके ये भी 4 साल का हो जाएगा। अंडर ग्रेजुएट को डिग्री कितने साल की हो जाएगी, इसके अंदर ही हो जाएगी 4 इयर्स की, 4 साल की डिग्री होने वाली है। बच्चे को और ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा पढ़ाने के, मतलब बढ़ जाएगा उसकी पढ़ने के लिए। दूसरी कंडीशन आती है, पहले आज जब मैंने अगर 12th पास किया, मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता हूं, तो वहां क्या होगा, कॉलेज के अंदर मेरे साथ क्या कंडीशन आएगी, भैया अपनी 10th और 12th की मार्कशीट लगाऊंगा। ठीक है, उसके 12th के फुल मार्क्स और 10th के हाफ मार्क्स, उसको मिला के कट ऑफ बनेगी मेरिट, और अगर मेरिट में आ गया तो एडमिशन होगा, नहीं आया तो बाहर, यही होता है। पर आगे क्या होगा, ये मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा कॉलेज में आने के लिए। अगर भले आपके 45% आए 12th क्लास के अंदर, आप एंट्रेंस एग्जाम आपने बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्वालिफाई कर दिया, तो आप देन यू विल बी इन। ठीक है, तो आपको एंट्री एग्जाम देना पड़ेगा एग्जाम में आने के लिए, वहां पर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा पहले ये वाली ऐसा हो जाएगा। प्लस जो लोग करते हैं एमफिल करते हैं, ठीक है, मास्टर इन फिलॉसफी, एमफिल की डिग्री को कैंसिल कर दिया गया, बोला एमफिल को अबॉलिश कर दो, एमफिल नहीं करेंगे यहाँ पर एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर। देखिए चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसमें वीडियोस के अंदर। देखिए, अगर मैं आपको ये बता चुका हूँ 5+3+3+4 डिग्री क्या होता है, 3 साल से 18 साल तक के 12th के बच्चे के लिए क्या होता है कंडीशन, ग्रेड 1 2, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा चार्ट आपको ग्राफ के अंदर इसमें बनाया था मैंने आपको। आगे देखेंगे
स्पेशल फोकस किस पे रखेंगे? हमारे पास कुछ ज़िले एस्पिरेशनल ज़िले कुछ होते हैं, ज़िले हैं भारत के अंदर। उन ज़िलों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकल वीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, या उनको जाति प्रथाओं से बंधे हुए हैं। उनके लिए भी क्या नाम है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन बनाई गई है, उनको भी शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त होगा यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, हमारे समाज में प्राचीन काल से महिलाओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आज हमारे पास कहते हैं ना आदमी पुरुष और महिला एक समान है, उसके लिए भी सरकार ने एक क्या नाम है सरकार ने क्या किया यहाँ पर एक फंड सेटअप किया, जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड ये सेटअप किया। ये कहाँ ये किया? उसमें क्या है, लड़के लड़कियों को बराबर अवसर मिलेगा। कोई लड़की नहीं पढ़ी तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए एक फंड दिया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा गर्ल्स के लिए, मतलब लड़कियां भी पढ़ेंगी, मतलब कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। दूसरी बात, अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो समलैंगिक होते हैं, ट्रांसजेंडर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी फंड दिया, रेस किया गया कि ट्रांसजेंडर, भारत में सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी समलैंगिक विश्वविद्यालय जो बना है यूपी में बना है। यूपी में का कुशीनगर में, कुशीनगर ये एक जिला है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बना है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा होनहार, 90+ % लाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। अगर वो बच्चा एससी से बिलोंग करता है, एसटी से, ओबीसी से बिलोंग करता है, और अगर वो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है, तो उस बच्चे को भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, कहते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है, टाइप की दिया जाएगा। तो ये बहुत चीज़ें नए इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर आएगा, तो आप इसके अंदर इसमें बात कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम बात करेंगे कि आपको अगर मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, आप ये लिंक टाइप कीजिए t.me/dr_ishan_sir, ये लिंक टाइप कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ डेली प्रोवाइड हो जाएगी जब भी वीडियोस की पढ़ेंगी। ओके, गुड डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।